एक मर्तबा फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से मोटरसाइकिल पर निकले और जा पहुंचे गुलमर्ग। वहां पे उनकी मुलाकात हुई अदाकारा शबाना आजमी के साथ। मिलते ही फारूक ने कहा कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं। जब हीरोज़ के साथ आप मोटरसाइकिल पे उनके पीछे बैठती हैं तो ज़्यादा ही दिलकश लगती हैं। आपके बाल जब लहराते हैं हवा में तो बहुत बहुत दिलफरेब लगते हैं। शबाना आजमी ने कहा कि हाँ, मैं तो कई एक हीरोज़ के पीछे बैठ चुकी हूँ, लेकिन कभी किसी चीफ मिनिस्टर के पीछे पिलियन राइडिंग मैंने नहीं की। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बंदा हाजिर है। ये भी इंदिरा गांधी की जो फाइलें बन रही थी फारूक अब्दुल्ला की को चीफ मिनिस्टरशिप से बर्खास्त करने के लिए, उन फाइलों का एक पन्ना बन रहा था। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। आप मेरे साथ राजभवन की कहानियां सुन रहे हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि गवर्नर BK नेहरू के ऊपर इंदिरा गांधी के दफ्तर से मुसलसल दबाव बना जा रहा था कि आप फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को बर्खास्त कीजिए। अव्वल तो उनके पास प्लान ये था कि श्रीनगर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस सारी बात को सरअंजाम देने के लिए लगे हुए हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही 13 MLAs को तोड़ेंगे। वो आपके पास आएंगे, आपने उनकी तस्दीकी के बाद 26 लोग कांग्रेस के अपनी सपोर्ट देंगे और आपने पहले फारूक अब्दुल्ला की सरकार को, उसकी वजारत को आपने बर्खास्त करना है। उसके बाद GM शाह को आपने चीफ मिनिस्टर का हल्फ दे देना है। गवर्नर बजिद थे, वो कहते थे कि भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पास जब 13 लोग आएंगे मैं फारूक को नोटिस दूंगा कि तुम्हारी गवर्नमेंट मिनॉरिटी में चली गई है, तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है, तुम असेंबली बुलाओ। मतलब मुझे तुम रिक्वेस्ट करो तो मैं असेंबली बुलाता हूँ। असेंबली में तुम अपनी हैसियत है उसको तुम प्रूव करो, साबित करो। फिर उसके बाद फैसला होगा कि फारूक चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे या कोई दूसरा बनेगा। वहाँ पे इंदिरा गांधी के दफ्तर में भी लोगों को पता था कि ये मामला इतना आसान नहीं। एक तो गवर्नर बड़े टेढ़े हो रहे थे, वो ज़्यादा ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और दूसरी तरफ ये कि ये जो श्रीनगर में टीम बैठी हुई थी, DD ठाकुर थे, GM शाह खुद कोशिश कर रहे थे, तीरथ राम आमला फाइनेंस कर रहे थे, बाकी लोग जो शामिल थे, ये असल में 13 लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली में इस बात का अंदाज़ा था कि ये कुछ नाकाम ही हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके पैरेलल जो है वो एक प्लान बी भी चल रहा था। प्लान बी के तहत गवर्नर नेहरू को ये बात बताई जा रही थी कि आप मिस गवर्नेंस, मेल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी वगैरह का प्रिटेक्स्ट बना के, बहाना बना के आप ये डिक्लेयर कर दें कि चीफ मिनिस्टर नाअहल है, इनएफिशिएंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट को नहीं चला रहा है। तो लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को जो है ब्रेकडाउन को देखते हुए, उसके चलते हुए हम गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहते हैं। गवर्नर नेहरू ने ये बात भी नहीं मानी थी, तो लिहाजा अप्रैल 1984 में गवर्नर को यहाँ पे फारिग कर दिया गया था। लेकिन वो कौन कौन से मामले थे मिस गवर्नेंस के, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के और सिक्योरिटी वगैरह के, जिनके इल्ज़ामात फारूक अब्दुल्ला के ऊपर थे? फारूक अब्दुल्ला का जो तर्ज हुकूमत था वो बड़ा ही यूनिक था। फारूक अब्दुल्ला को कभी फारूक डिस्को के नाम से बुलाया जाता था, कभी प्ले बॉय के तौर पे उनको बोला जाता था, और कभी देखता था कि भी बड़े मर्क्यूरियल किस्म की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें जो चीफ मिनिस्टर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ऐसा वैसे कहा जाता है जो उस वक्त के कंटेम्प्रेरी हैं कि फारूक अकेले नहीं थे, ऐसे मुल्क की बहुत सारी रियासतों में इस किस्म के इश्यूज थे। लेकिन क्योंकि फारूक को तब्दील करना था, ये ज़िद उससे निकालनी थी कि 1983 में वो नहीं माना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो और कांग्रेस उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा बने। इसलिए दिल्ली के लोग बजिद हो गए हुए थे कि फारूक अब्दुल्ला अकेले को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकेली गवर्नमेंट को वहाँ पे चलने नहीं देना। उनकी गवर्नेंस का स्टाइल कुछ इस किस्म का था कि कहते हैं कि वो दफ्तर में बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठा करते थे, फील्ड में चले जाते थे। अव्वल तो वो रियासत में ही नहीं रहते थे, लेकिन फील्ड में चले जाते थे। फील्ड में इस तरह से चले गए कि श्रीनगर में ही कहीं ड्राइव कर रहे हैं या जम्मू में ड्राइव कर रहे हैं, देखे उन्होंने कि ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, तो बसंत रात के स्टाइल में खुद ही अपनी गाड़ी साइड के ऊपर लगाई, जो ट्रैफिक वाले की पिकेट है वहाँ पे चले गए, उसको समझाना शुरू कर दिया कि तुम साइड पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है। यानी कि तुम ऐसे रखो, मुंह में सीटी रखो। तब ये सिग्नल्स वगैरह जो हैं, ये सिग्नल्स बहुत पहले लगे थे, बख्शी के टाइम में सिग्नल्स लगे थे, फिर उसके बाद ये कुछ ख़राब हो गए थे। अब दोबारा उनको रिवाइव किया गया, शायद आज से 10 या 12 साल पहले। लेकिन उस वक्त सिग्नल्स नहीं हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि तुम चौराहे पे यहाँ पे खड़े हो जाओ, ऐसे मुंह में सिटी पे जाओ और अब यहाँ से इशारा करना शुरू कर दो। उधर से गाड़ियाँ आती हैं उनको ऐसे रोको, फिर यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं तो उनको ऐसे करो। ये तरीका होता। अब इसकी तस्वीरें छपती थी, वो अखबारात में छपती थी, वो दिल्ली में भी शाया होती थी। किसी वेस्टर्न कंट्री में इस तरह से कोई चीफ मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर खुद आकर किसी चौक में ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा होता, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उसके ऊपर किताबें लिख रहे होते, कह रहे होते कि देखिए वेस्ट में किस तरह जो गवर्नेंस है वो कितना
जो चीफ मिनिस्टर्स हैं लोगों के साथ घुल मिलकर किस तरह से गवर्नेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये था कि ये तो इनकॉम्पिटेंट है, ये देखो कैसे ट्रैफिक वाले को समझाना शुरू कर देता है। किसी दफ्तर में जाते थे, किसी ज़िला में चले गए, वहाँ पे देखे अगर कुछ मुलाजम नहीं है, मौजूद नहीं है, उनको वहीं पे ऑर्डर इशू कर दिए, किसी को डिसमिस कर दो, किसी को सस्पेंड कर दो, किसी को अटैच कर दो। तो वो डायरेक्ट जो है उनका एक इंटरवेंशन हर जगह होने होने लगी थी। तो जिससे जो सेक्रेटरी वगैरह थे वो समझते थे कि हम साइड लाइन हो रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद भी बहुत ज़्यादा करते थे, गवर्नर भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर भी करते हैं, मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर उनको जो है सरप्राइज जो विजिट्स वगैरह वो करते रहते हैं। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला का ये एक अलग अलग ही तनाज़र में रखा जाता है। तो कहानियाँ लेकिन बड़ी दिलचस्प थी, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से हंसने वाली, कहके लगाने वाली बहुत बेहतरीन कहानियाँ उभर कर आती थी। एक बार मैंने खुद सुना, फ़ारूक अब्दुल्ला बता रहे थे कि वो श्रीनगर से जा रहे थे कहीं गांधरबल की तरफ बतौर चीफ मिनिस्टर, तब कैवलकेड उनका जब काफिला जा रहा था, एक पुल को क्रॉस कर रहा था, उनकी नज़र पड़ी कि पुल के दाएं तरफ एक जो नीचे वाली साइड दरिया के किनारे के ऊपर एक छोटा सा मैदान था, हमवार सी जगह थी, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए, इस तरह से लग रहा था कि एक स्कूल के बच्चे हैं। एक पत्थर के ऊपर एक टीचर बैठा हुआ और वो उनको पढ़ा रहा था। फारूक अब्दुल्ला ने काफिला को आगे जाने दिया ताकि टीचर की नज़र से ओझल हो जाए। फिर वहाँ से वो उतर कर आए, आकर तो उस क्लास के बीच में, वो जो ओपन एयर क्लास वहाँ पे चली हुई थी खुले आसमान के नीचे, वहाँ पे टीचर के साथ बात करनी शुरू कर ली। उन्होंने कहा मैं फ़ारूक अब्दुल्ला हूँ। टीचर ने कहा ठीक है जनाब। तो इन्होंने कुछ सवालात उनसे पूछने शुरू कर दिए, 4-5 सवाल पूछे, तो टीचर को सवाल कुछ नहीं आया। टीचर ने हाथ में यहाँ पे बीड़ी लगाई हुई थी, तो वो साथ में बीड़ी भी पी रहा था। फारूक अब्दुल्ला को देखकर भी उसने बीड़ी बंद नहीं की। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। उसने कहा कर दीजिए। उन्होंने कहा यार तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं फारूक अब्दुल्ला हूँ, इस रियासत का चीफ मिनिस्टर हूँ। कहता हाँ मुझे लगा अंदाज़ा आप चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहते कि तुमने सही से सुना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं सस्पेंड भी कर सकता हूँ, डिसमिस भी कर सकता हूँ। कहता आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल हैरान हो गए कि ये चीफ मिनिस्टर की भी परवाह नहीं कर रहा है। कहता दरअसल मैं टीचर हूँ ही नहीं, जो टीचर है उसके पास जब 4 पैसे इकट्ठे हो गए थे, उसने वहाँ पे, आगे आप जाइए, वहाँ पे उसने एक दुकान डाल दी हुई है, वो दुकानदारी करता है, 300-400 रुपया मुझे देता है महीने का, उसकी जगह आकर मैं यहाँ पे बच्चों को एंगेज करता हूँ, बच्चों के साथ मैं यहाँ पे वक्त गुजारता हूँ। तो ये चीज़ें, और फिर फारूक अब्दुल्ला जगह जगह स्कूलों में दूसरी तीसरी जगह जाकर वो देखते थे। तो इसका जो ये जो कांग्रेस के लोग थे, जो कोटरी वहाँ पे दिल्ली में बैठती थी और जिस तरह से कश्मीर से उनको खबरें पहुँचाई जाती थी, इसके ऊपर बहुत प्रोपोगंडा होता था कि बड़े इमैच्योर चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल जो इनमें ठहराव नहीं है, इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, और जो एक गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की होती है वो नहीं है कि आपके पास अगर ग्राउंड से कोई रिपोर्ट आई है, आप चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करें, मुतलका मिनिस्टर के साथ बात करें, या मुतलका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ बात करें, वहाँ से आप ऑर्डर इशू करवाएं और वहीं से आप चीज़ों को बेहतर करवाने की कोशिश करें। आपने तो बिल्कुल बसंत रथ स्टाइल में जो है वो अपना ही सारी कार्रवाई सीधे सड़कों के ऊपर जाकर करना शुरू कर दी है। दूसरी ये चीज़ थी कि ये रियासत में कम रहते थे, इनकी पार्टियां वगैरह करना, यानी इस उम्र में 44-45 साल की उम्र में जो नौजवान लोग, बड़े बिल्कुल अकॉम्प्लिश्ड लोग होते हैं, वो जिस तरह से ज़िंदगी की तफरी, ऐश मज़ा वो करना चाहते हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला भी उसी तरह से करना चाहते थे, बल्कि थोड़ा सा उससे वो ज़्यादा ही करना चाहते थे कि अगर ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, एक ही ज़िंदगी है, तो इसको एंजॉय क्यों ना कर लिया जाए। एक चीज़ मैं दोहरा दूं आपको कि जब मैं फारूक अब्दुल्ला की उस वक्त की बात कर रहा हूं, 1983-84 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो अभी भी 2022-23 में है। बिल्कुल एक रौनक लगाने वाले, खुश रहने वाले, एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाले। कहीं पे कहीं किसी जगह चले जाएं, वहाँ पे अगर पार्टी चल रही है, कोई डांस का इंतज़ाम है तो थोड़ा साथ में डांस भी कर लेते हैं, कोई गाने का इंतज़ाम है तो साथ में गा तो ज़रूर ही लेंगे। अगर किसी ने, ख़ास करके किसी खातून ने अगर आके तो हाथ मिलाया, तो उसको प्यार के साथ थोड़ा सा कमर में हाथ रख के एक शफकत का बोसा भी दे देंगे। तो उस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही कर लिया करते थे। फिर इनके जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में छपते थे, और उनकी बुनियाद के ऊपर फिर बड़ी बातें होती थी कि कश्मीर जैसी हसास रियासत में, पॉलिटिकली सेंसिटिव रियासत में, जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन रहे हैं, वहाँ पे क्या हम ऐसा नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर अफोर्ड कर सकते हैं? ये सारे इल्ज़ाम फ़ारूक अब्दुल्ला के ऊपर आयद होते थे। फिल्म फेयर की पार्टियों में ज़्यादा दिखाई देते थे, स्टार डस्ट मैगजीन के कवर के ऊपर किसी हीरोइन के साथ अक्सर आ जाया करते थे, गोल्डी आनंद की पार्टियों में रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक डांस भी कर लिया करते थे। बॉम्बे इनका जो है कश्मीर के बाद थोड़ा ज़्यादा दूसरा ठिकाना था। जब ये बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों ने किया है कि जो टूर ट्रैवल वगैरह के लोग होते हैं उनको वो बुलाते रहते हैं और कश्मीर को एज डेस्टिनेशन प्रमोट करते हैं।
तो 400 लोग ट्रैवल एजेंट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ एक बार कश्मीर में बुलाए गए और चीफ मिनिस्टर के यहाँ उनको डिनर होस्ट किया गया। एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी रखा हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने। तो फारूक अब्दुल्ला को पसंद नहीं आया कि वो जो गाना डांस वगैरह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि लोग भी कोई बहुत ज़्यादा इन आर्टिस्ट को, एक्टर्स को एंजॉय नहीं कर रहे, एंटरटेनमेंट उनकी हो नहीं रही। खुद ही गए स्टेज के ऊपर तो जाके समा बांध लिया। उन लोगों ने तो बड़ा पसंद किया। अब फारूक अब्दुल्ला की जो ये हरकतें थी, इनकी वजह से वो बड़े हर दिल अजीज बनते जा रहे थे। जिस महफिल में जाते थे रौनक लगाते थे, लोग बड़ा पसंद करते थे। दूर दूर से लोग उनको देखते थे, अच्छा लगता था देख के कि यार बड़ा कैरिज्मेटिक आदमी है, बड़ा अट्रैक्टिव आदमी है। बहुत सारी हीरोइंस ने जो है फिल्मी मैगजीन में इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है कि आप फारूक अब्दुल्ला को देखें और आप अट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब आपके दिल में, आपके जो सीने में दिल है वो धड़कता ही नहीं है कि अगर आप फारूक अब्दुल्ला को देखें और आप अट्रैक्ट ना हो। एक तो ये इस तरह से इनका सारा मामला चलता था। इसी के चलते तो जब वो गए गुलमर्ग में, जब थे शबाना आज़मी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, तो शबाना आज़मी को उन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाया, बिठा के पूरे गुलमर्ग का उनको दौरा लगाया, अच्छा एंजॉय करवाया उनको। तो वहाँ पे पुरी थे, वीवी पुरी, जो अरुण पुरी हैं इंडिया टुडे मैगजीन और इंडिया टुडे ग्रुप के प्रोप्राइटर और चीफ एडिटर, उनके वालिद वो थे और वो फोटोग्राफी का बड़ा शौक रखते थे। तो उन्होंने फ़ारूक से इजाज़त ली, उन्होंने कहा कि आप जब शबाना आज़मी को घुमा रहे हैं तो क्या मैं आपका एक फ़ोटो ले सकता हूँ। फ़ारूक ने कहा हाँ, फ़ोटो तो आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन एक मेरी शर्त है कि फ़ोटो की एक कॉपी जो है ये मुझे भी भेजना। तब फ़ोटो की कॉपी जो हासिल करनी, ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती थी, क्योंकि अभी तो आपने जैसे फ़ोटो खींचा व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेज दिया तो कोई मामला नहीं है। तो वो फ़ोटो अगर किसी ने खींचा उनके कैमरा के साथ, वो दिल्ली जाएगा, वहाँ से वो वापस आएगा। पूरी फोटो खींच कर ले गए, दिल्ली गए और इन्होंने कहा यार ये सिर्फ इस फोटो, पुरी ने खुद कहा था कि मैं ये सिर्फ अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए खींच रहा हूँ। तो इन्होंने कहा एक पर्सनल कलेक्शन में भी रखना, एक शबाना आज़मी को भेज देना और एक मुझे भेज देना फोटो, मैं भी अपनी दीवार के ऊपर इसको टांग दूंगा। पूरी दिल्ली गए। जर्नलिस्टों का आसानी से कभी भरोसा नहीं करना चाहिए सियासतदानों को। पूरी दिल्ली गए तो उन्होंने फ़ोटो प्रिंट किया, उसको इंडिया टुडे मैगजीन में प्रिंट कर दिया। वो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैगजीन गई और वहाँ के जो उनके सारे लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर फिर से एक डिस्कशन की, मीटिंग बुला के, कि ये चीफ मिनिस्टर, इतने हसास मामला जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, क्या हम इस चीफ मिनिस्टर को अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी एक ये चीज़ थी कि ये कैरिज्मेटिक थे, वार्म थे, इजीली जो है ये किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाते थे। जो सेंट्रलाइजेशन है पावर के मरकज़ में वो बहुत ज़्यादा, आफ्टर ऑल इंदिरा गांधी थी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर। और जितनी सेंट्रलाइजेशन, जितनी सख्तियाँ, जितने मामले आज जिनके बारे में डिस्कस की जा रही है, मैं यकीन के साथ कह जाता हूँ कि ये इंदिरा गांधी के रजीम के तो कहीं नज़दीक भी नहीं पहुँचे। इंदिरा गांधी का रजीम जो है वो इंदिरा गांधी का ही रजीम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी। तो अपोजिशन के लोग जो हैं वो मुल्क भर में इकट्ठे होने शुरू हो गए। रामाकृष्ण हेगड़े, एन टी रामा राव, बिजू पटनायक, बरनाला वगैरह, ये सारे लोग जो हैं, ये बादल, ये सारे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपोजिशन की जो है एक ग्रुप है वो बना लिया। फारूक ने उनकी मीटिंग्स भी होस्ट की और वो जहाँ जहाँ, यानी विजयवाड़ा में मीटिंग हो रही है, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। भुवनेश्वर में मीटिंग हो रही है, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। चेन्नई में मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। एक 20 नुकाती प्रोग्राम है, उसके बारे में बात चल रही थी कि सेंटर को चीफ मिनिस्टर्स के जो ये डिमांड्स हैं इनको एक्सीड करना चाहिए, इनको अग्री करना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है, वहाँ पे भी फारूक अब्दुल्ला अपोजिशन के सारे चीफ मिनिस्टर्स का जो है वो पक्ष रखते थे। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला समझते थे कि मैं उस पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ जो पार्टी मरकज़ में रूलिंग पार्टी है। तो लिहाजा जिस तरह से रामाकृष्ण हेगड़े हैं या एन टी रामा राव हैं या कोई और अपोजिशन के लीडर हैं, उसी तरह से मैं भी एक अपोजिशन का लीडर हूँ। लेकिन सेंटर वाले चाहते थे, मरकज़ वाले चाहते थे कि फ़ारूक अब्दुल्ला इस तरह से बिहेव करने चाहिए जिस तरह से वो कांग्रेस का ही एक कंपोनेंट हैं, कांग्रेस का ही एक पार्ट हैं। इसी दौरान कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो रहे थे। ये गालबन जनवरी 1984 की बात है कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ पे इंडिया के एक डिप्लोमेट थे, रविंद्र महात्रे, उनको कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वालों ने किडनैप करके उनका कत्ल कर डाला। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस तो हुआ सो हुआ, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था कि कश्मीर के मामले को दोबारा उन्होंने उछालने के लिए, क्योंकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप थे सारे,
ये भी खिलाफ थे। दिल्ली तो खिलाफ थी ही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये बहुत ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थे। ये कहते देखो इन्होंने 75 में 74 में अकॉर्ड करके ये वापस पावर में आ गए, तो लिहाजा जो स्ट्रगल पिछले 20 सालों से चल रही थी उस स्ट्रगल, वो सारी स्ट्रगल जो रायगां गई उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। तो इनको ये बोलते थे कि इन्होंने कोलाबरेट करके जो कश्मीर के सेंटिमेंट्स हैं, कश्मीर के इंटरेस्ट्स हैं, कश्मीर का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो मसला है उसका इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसका इन्होंने सेल आउट किया है। महात्रे का जब वहाँ पे कत्ल हुआ तो उसके रिटेलिएशन में मकबूल भट्ट के नाम से एक मिलिटेंट लीडर थे जो 1968 से एक सीआईडी ऑफिसर के कत्ल में उनके ऊपर, वो डेथ रो के ऊपर ऑलरेडी थे, और भी बहुत सारे उनके ऊपर मामला थे, लेकिन वो डेथ रो पे थे अभी तिहाड़ जेल में। तो डेथ रो पे ऑलरेडी थे। अब दिन डिसाइड करना था कि उनको फांसी कब दी जाए, तो 11 फरवरी को उनको फांसी दे दी गई। हाँ, मात्रे का भी शायद फरवरी का ही वाकया था, तो 11 फरवरी को उनको फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट की जब फांसी हुई तो कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग बन गए। कुछ कुछ तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कोई जमात इस्लामी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जमात तलबा वगैरह, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थी। अब ये जो सिक्योरिटी का मामला है ये भी सारा फारूक के सर डाला जा रहा था कि, लेकिन जब गवर्नर, पिछले एपिसोड में हमने कंक्लूड किया कि गवर्नर BK नेहरू हैं, वो तो अप्रैल के महीने में जा चुके थे। अब जगमोहन 26 अप्रैल को आए कश्मीर और उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये बहानेबाजी बनाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि सिक्योरिटी इशू बना, मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुई, मिस गवर्नेंस हुई और उसकी वजह से हम चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करेंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। उन्होंने वैसे जो अपनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन की है सारे इवेंट की, वो तो कहते हैं कि मुझे अचानक से पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिफेक्शन हो चुकी हुई है, लेकिन शायद उतना अचानक से उनको पता नहीं है, एक बैकग्राउंड है पूरी, और बहुत सारे ज़राए हैं जो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं कि जगमोहन को तब चुना गया था जब BK नेहरू इस मिशन को अकॉम्प्लिश करने में फेल हो गए थे, तब जगमोहन को लाया गया था और उनको ब्रीफिंग देकर कश्मीर भेजा गया था। एग्जैक्टली जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कैसे किया, और क्या उस दिन कोई और भी सूरत इमर्ज हो रही थी जो दिल्ली को बाईपास करके फारूक और जगमोहन के बीच में भी एक डील इमर्ज हो रही थी, कुछ घंटों के लिए पॉसिबिलिटी एक डील की चली थी, और जब वो डील नहीं हुई तो जगमोहन और ज़्यादा गुस्से में आ गए, तो उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। इसके बारे में बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड में। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स एज ऑलवेज।